नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं आपके लिए, पशु परिचर के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, 1 या 2 या 3 तारीख को एग्ज़ाम है आपका पशु परिचर का। एडमिट कार्ड भी इसके आ चुके हैं। सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड देखें और शहर देखें कि कौन सा शहर आया आपका एडमिट कार्ड, ये ध्यान रखना। और उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आए हैं प्रश्नों की। टेस्ट सीरीज आप चेक करना टेस्ट लगाकर कि कितने क्वेश्चन आपके राइट आ रहे हैं, ठीक है। जो समझ में नहीं आ रहा उसको ध्यान से देखना। पहले आप अपना आंसर टिक करना कि कौन सा आंसर आपने लगाया और कौन सा मैं लगा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्न में से असंगत को छांटना है। ये यहाँ पर जब पेपर देने जाओगे ये चीज़ को ध्यान से देखना आपने कि राइट पूछ रहा है या रॉन्ग पूछ रहा है। इसमें असंगत को छांटना है, ठीक है। अपने को सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। भाई ये स्थानीय नहीं है, ठीक है ना, इसको काट देना थोड़ा। स्थलीय सीमा है, ये क्या है, स्थलीय सीमा है ये राजस्थान की, ठीक है ना। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, 5,920। ये तो है राइट। असंगत बताना है कि रॉन्ग कौन सा है इसमें से। दूसरा ऑप्शन क्या है, राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये देखो 1070, सभी को पता है 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी होती है, ये रेड क्लिफ रेखा यानी कि, ठीक है ना। 1070 किलोमीटर की कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये भी राइट है। राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर, ये भी सही है। आप ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे अंतर्राज्यीय सीमा भूल जाएं तो आप क्या करना, ये जो स्थलीय सीमा दे रखी है ना, राजस्थान की स्थलीय सीमा 5,920 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070, इन दोनों को आपस में माइनस कर देना तो वो आपकी अंतर्राज्यीय सीमा आ जाएगी 4,850 किलोमीटर। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर दे रखा है डी ऑप्शन क्या है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, 826। ये रॉन्ग है भाई, ये गलत है, असंगत है। ये 826 किलोमीटर नहीं है, 869 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना भाई। पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, 869 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना। आपको मैं ये बताता हूँ, देखो इधर पूर्व, फिर पश्चिम, फिर उत्तर और फिर दक्षिण। ये जो है ये लंबाई की बात कर रहा है, ये पूर्व से पश्चिम, ये कितनी है, ये लिख देना आप 869 किलोमीटर, ठीक है। और इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की बात करें तब ये 826 होगी, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी दूसरा क्वेश्चन बहुत ही लास्ट तक देखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी आपके एग्जाम के लिए। टेस्ट सीरीज अंत तक बने रहे हमारे साथ, लास्ट पूरी वीडियो देखें। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं, यानी कि किस बेसिन में आता है ये गोडवाड़ प्रदेश जो है। अरावली की बात कर रही है, अरावली का क्षेत्र है ये गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है ना। ये कौन से क्षेत्र में आएगा, किस बेसिन को कहते हैं, यानी कि गोडवाड़ प्रदेश लूनी बेसिन को कहते हैं, ये ध्यान रखना भी। डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करनी है आपने, सही की नहीं करनी, गलत की पर करनी है कि इनमें से गलत कौन सा है, ये आपने ध्यान रखना है भी सबसे पहले तो, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने प्रजामंडलों की बात की है। प्रजामंडल का एक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रश्न पक्का ही आएगा पशु परिचर में, आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। सबसे पहले क्या कह रहा है कि क्रोली प्रजामंडल का संस्थापक कौन था, त्रिलोकचंद माथुर था, ये ध्यान रखना भी। ये तो राइट है, त्रिलोकचंद माथुर ही है इसका तो, ठीक है, क्रोली प्रजामंडल। और क्रोली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी ये मैं आपको बताता हूँ, 1938 ईस्वी में हुई थी भी, ये भी याद करके जाना आप। कई बार क्या होता है प्रजामंडलों की स्थापना के बारे में पूछता है, तो क्रोली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1938 में। और इसके संस्थापक कौन थे, त्रिलोकचंद माथुर थे। फिर ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में, 1936 में। और ये पंडित हरिनारायण शर्मा नहीं थे भी, यही असंगत है इसमें, ये गलत है। इसका राइट आंसर बी, ये 2 नंबर हो जाएगा कि पंडित हरिनारायण शर्मा नहीं है। इसका कौन था, मग्गाराम वैद्य था भी, मग्गाराम वैद्य, ये ध्यान रखना, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल का बलवंत सिंह मेहता ही था, परंतु मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी ये मैं बताता हूँ आपको, 1938 में हुई थी इसकी स्थापना भी। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना का संस्थापक था मांगीलाल भव्य, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 के अंदर, ये ध्यान रखना। इसने गलत युग्म पूछा है, गलत युग्म यही है, बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक मग्गाराम वैद्य था, परंतु इन्होंने दे रखा है पंडित हरिनारायण शर्मा, ये ध्यान रखना, ठीक है।
इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, जितने भी कंपटीशन में प्रीवियस पेपर हुए हैं उनके प्रश्न भी हम आपके सामने लेके आए हैं। आप इसको अच्छी तरह से लगा के देखें, जो नहीं समझ आ रहा वो ध्यान से करें, उसको ध्यान से देखें बार बार, ठीक है। अब आगे वाला प्रश्न कौन सा है, 4 नंबर, कौन से स्थल को धूलकोट भी कहते हैं? ये ध्यान रखना भी, धूलकोट किसे कहा जाता है आपको पता होना चाहिए कि धूलकोट किसे कहा जाता है। आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है भी, आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। धूलकोट के बारे में, आहड़ सभ्यता के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। आहड़ सभ्यता जो है वो आयड़ नदी के किनारे स्थित है भी, आयड़ नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता कहाँ है स्थित है? आयड़ नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। आयड़ नदी को ही बेड़च नदी भी कहा जाता है भी, ये ध्यान रखना, बेड़च नदी भी ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है ना। और इसकी खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। इसकी खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास। ये ध्यान रखना, खोजकर्ता भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है ना। खोजकर्ता किसने? खोजकर्ता कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। कब की थी खोज? 1953 में, ये ध्यान रखना, 1953 में की थी। और उत्खनन की बात करें, उत्खनन के बारे में कई बार पूछ लेता है। उत्खनन किसने किया था? उत्खनन किया था आरसी अग्रवाल ने, ये भी ध्यान रखना भाई, आरसी अग्रवाल ने उत्खनन किया था इसका, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना। कालीबंगा के बारे में आपको पता ही है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, हनुमानगढ़ में है। ये पीलीबंगा भी एक सभ्यता थी, पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में स्थित है, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बता दिया मैंने पहले तो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कालीबंगा वर्तमान हनुमानगढ़ जिला में किस नदी के कांठे में स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा? अभी आपको मैंने बता के गया हूँ, आहड़ सभ्यता जो थी वो थी आयड़ नदी के किनारे, ठीक है ना। आयड़ या बेड़च नदी आ सकती है, परंतु कालीबंगा की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है ना। घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। आगे प्रश्न, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है, इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अर्थ क्या है इसका? काले रंग की चूड़ियां, ठीक है ना, काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है ना। इसके बारे में पूछ सकता है ये। आगे देखो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? श्री गोविंद गिरी द्वारा भगत आंदोलन कहाँ चलाया गया था? देखो भगत आंदोलन की बात कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। भगत आंदोलन कहाँ चलाया गया था? भगत आंदोलन कहाँ चलाया गया था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, यानी कि राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में चलाया गया था ये भगत आंदोलन गोविंद गिरी के द्वारा, ठीक है ना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में। आगे देखो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? हमारी वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी ये पशु प्रीचर वाले स्टूडेंट्स के लिए। आगे देखो एक उसी से संबंधित एक प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए कि मालपुरा जो है वो किसकी नस्ल है? मालपुरा आप सभी को पता ही है, मालपुरा किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है एक। मालपुरा किसकी नस्ल है? भेड़ की, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये कई प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीवियस पेपरों में पूछे गए हैं, उसी प्रकार से हम लेके आए हैं आपके लिए। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रब्बी की फसल है? रब्बी और खरीफ आपको पता ही है, 2 प्रकार की फसल है, एक तीसरी और क्या कौन सी है? जायद फसल है, ठीक है ना। रब्बी जो है वो अभी चल रही हैं जो भी फसलें हैं वो सारी की सारी रब्बी की फसल है, परंतु इसने पूछा है कि रब्बी की फसल नहीं है, ये ध्यान रखना भी। नहीं और हाँ में ये कई बार कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, नहीं पूछा तो आप यस में आंसर दे देते हो और गलत हो जाता है, घर पे आके मिलान करते हो तो रब्बी की फसल नहीं है। आपको पता है रब्बी की फसलें जो सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों में काटी जाती हैं वो रब्बी की फसल होती है। देखो गेहूं की फसल अभी आप बो रहे हो सर्दियों के अंदर, तो रब्बी की फसल है ये। चना भी अभी बोया है, जौ भी अभी बो रहे हो, और रब्बी की फसल नहीं पूछ रहे। ये बाजरा देखो गर्मियों में बोया जाता है ना, तो ये बाजरा ये रब्बी की फसल नहीं है भाई, ये खरीफ की फसल है बाजरा, ये ध्यान रखना। बाजरा कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है, ठीक है ना। रब्बी और खरीफ और जायद 3 ही प्रकार की फसलें होती हैं, सर्दी गर्मी, और एक तीसरी फसल जो जायद की होती हैं, जैसे ककड़ी वगैरह खीरा वगैरह आ गया वो जायद की फसलों में आता है, ठीक है। अब आगे प्रश्न नंबर देखो कौन सा है? प्रश्न नंबर 9, पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील कौन सी है? मीठे पानी की है या खारे पानी की या फिर मिश्रित पानी की या विशेष पानी की? इन चारों में से आपने बताना है। आप राइट आंसर दें ताकि आपको पता चले कि आपके कितने आंसर से सही आ रहा है प्रश्न। तो पंचभद्रा झील क्या है? खारे पानी की झील है भी एक। पंचभद्रा झील है कहाँ पर? ये ध्यान रखना, पंचभद्रा झील कहाँ पे है? बाड़मेर में है, ठीक है।
पंचभद्रा झील कहाँ पे है? बाड़मेर में। आगे प्रश्न नंबर 10, छप्पन का मैदान कौन सी नदी द्वारा निर्मित है? छप्पन का मैदान देखना है कौन सी नदी द्वारा निर्मित है? माही नदी द्वारा। ये ध्यान रखना, छप्पन का मैदान माही नदी द्वारा। माही नदी का आपको पता ही है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अभी एमपी से निकलती है ना इस प्रकार से, उल्टे यू आकार की नदी। ये भी ध्यान रखना, माही नदी को कहते हैं उल्टे यू आकार की नदी। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। और छप्पन का मैदान कौन सी नदी द्वारा निर्मित है? माही नदी द्वारा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11 देखो, कुचामनी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी ध्यान रखना, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, ये तो सही है। कुचामनी ख्याल में लोकगीतों की प्रधानता होती है, ये भी राइट है। यह ख्याल साय से लेकर सुबह तक जारी रहता है, ये भी राइट है। इसमें पुरुष पात्र और स्त्री चरित्र का अभिनय नहीं करते, ये गलत है भाई। ठीक है ना, राइट आंसर यही हो जाएगा डी इसका, इसने नहीं पूछा है अपने से, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? अभी कान के आभूषणों की बात करनी है। आपने आभूषण लगभग आपने पढ़ लिए होंगे। कान के आभूषण, कान पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? टोंटी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न नंबर 13 देखो, निम्न में से कौन से लोक देवता फेरों के बीच से ही उठकर, ये देखो सभी ने पढ़े होंगे देवी देवताओं के बारे में कि फेरों के बीच से ही उठकर देवल चारणी की गायों को छुड़ाने चले गए थे। ठीक है ना, जिंदा राव खिंची से छुड़ाने के लिए कौन से देवता गए थे? आपको सभी को पता होना चाहिए भी, गायों को छुड़ाने के लिए कौन से देवता गए थे? तो या गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी और एक और है मेहा जी, मांगलिया जी। कौन से देवता थे जो फेरों के अंदर से उठकर चले गए थे देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए जिंदा राव खिंची से? तो कौन थे? पाबू जी थे। ठीक है ना, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, ये ध्यान रखना, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबू जी को। ठीक है, आगे देखो प्रश्न, वीडियो को अंत तक देखें आप, पूरी की पूरी वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी ये। आगे प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? ये सभी को पता है, ये प्राचीन ग्रंथ है, बहुत बड़ा प्राचीन संग्रह है, एक मेवाड़ से संबंधित है ये। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। आगे प्रश्न नंबर 15 देखो, बीकानेर के प्रसिद्ध राजा जो मुगल शैली के उस्ता चित्रकारों को लाहौर से बीकानेर लाए थे, भी लाहौर से कौन सी चित्रकला आई थी? आपको पता ही होगा मुगल शैली की, कौन लेके आया था उसको? लाहौर से जो उस्ता चित्रकला, उस्ता क्या होती है पता है आपको? जो ऊंट पर चित्रांकन करते हैं, ऊंट पर चित्रांकन किया जाता है। ठीक है ना, उसको उस्ता कला कहते हैं, ये ध्यान रखना भाई। चित्रांकन, जो ऊंट पर चित्रांकन करते हैं उसको उस्ता कला कहते हैं। ये सोने से की जाती है, सोने की नक्काशी की जाती है सोने से। ठीक है ना, इसको लाहौर से कौन लेके आया था? बीकानेर कौन सा शासक था? अनूप सिंह लेके आया था, ये ध्यान रखना। ऊंट पर चित्रांकन को कहते हैं उस्ता कला, ये भी ऑप्शन पेपर में पूछ लेता है कई बार। आगे प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपीय कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था? बहुरूपीय कला के लिए आपको पता ही है कि बंदा है जानकीलाल भांड था ये। ठीक है ना, जानकीलाल भांड था जो बहुरूपीय कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था इसने। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 17 देखो, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा गया था? रावचुंडा को, ये भी ध्यान रखना भाई। भीष्म पितामह किसे कहा गया है? रावचुंडा को। मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा गया था इसे, रावचुंडा को। आगे देखो प्रश्न नंबर 18, इन्हीं प्रश्नों में से लगभग पेपर में काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा आपका। ध्यान से इसको पढ़ के जाना और आगे सभी स्टूडेंट्सों को शेयर करना ये वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो सके, इस वीडियो का देख सकें सभी बच्चे। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय किससे हारा था भाई? देखो त्राइन जो था युद्ध हुए थे पृथ्वीराज तृतीय और किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है ना, 2 युद्ध हुए थे इनमें, एक तो हुआ था 1191 को और दूसरा हुआ था 1192 को। ठीक है ना, दोनों के दोनों युद्ध ही पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। ये रहा मोहम्मद गौरी, राइट आंसर यही है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय किससे हारा था? मोहम्मद गौरी से हारा था।
आपको इतना पता चल गया कि ये दो युद्ध हुए थे इनके बीच में तराइन के। एक तो 1192 में हुआ था और एक 1192 और 1191 में, ठीक है ना। दोनों युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पहला युद्ध भी इनके बीच में हुआ था, परंतु पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान जो पीसी वो पृथ्वीराज तृतीय वो जीत गया था मोहम्मद गौरी से, और दूसरे युद्ध में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी जीत गया था पृथ्वीराज तृतीय से। ये ध्यान रखना भाई। आगे देखो, आगे प्रश्न नंबर 19 देखो। अकबर ने नागौर दरबार के बारे में सभी को पता है। नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया था, तो कब किया गया था, 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन किया गया था भाई। आगे देखो प्रश्न नंबर 20। अजमेर के चौहानों का आदि पुरुष, अजमेर के जो चौहान थे उनका आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा गया था, वासुदेव चौहान को। ये भी ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर है वासुदेव चौहान, ठीक है। आगे प्रश्न देखो 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे भाई। राजपूताना के जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें एजीजी पूछा है इन्होंने, ठीक है ना। एजीजी कौन था, तो पैट्रिक लॉरेंस थे एजीजी। राजस्थान की जो 1857 की समय की क्रांति हुई थी उसमें एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। जेम्स टोड के बारे में तो आपको कर्नल जेम्स टोड के पता ही है कि इन्होंने एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान की पुस्तक लिखी थी, और इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है अभी जेम्स टोड को, ठीक है। और मैकमोसन क्या था, मैकमोसन के बारे में आपको सभी को पता ही है। मैकमोसन ने क्या, मेवाड़, ये शावर्स के बारे में देखो पहले। तो शावर्स में क्या था, मेवाड़ में था ये पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ का कौन था, पॉलिटिकल एजेंट था पीए, यानी कि कौन था, शावर्स था मेवाड़ का। और मैकमोसन कहाँ का था, मारवाड़ का, ठीक है ना। इसी मैकमोसन का सिर काटकर पूरे आउवा किले में, यानी कि आउवा के किले पर टांग दिया था, लटका दिया था मतलब कि, ठीक है ना। मैकमोसन का सिर जो काटकर कहाँ पर लटका दिया था, आउवा के किले पर, ठीक है ना। और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, शावर्स था। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखो। निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। नहीं की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना। दिल्ली में इसने करवाया था जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण, और जयपुर में भी करवाया था, उज्जैन में भी करवाया था, आगरा में नहीं करवाया अभी इसने, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। चलो आगे चलो। आगे प्रश्न नंबर 23। आहट सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है, इसके उत्खनन से संबंधित रहे हैं। आपको मैंने पहले बता दिया कि आहट सभ्यता जो थी, आहट सभ्यता आड़ नदी के किनारे थी या बेड़च नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। इसने पूछा उत्खनन से संबंधित। ताम्रवर्ती नगरी भी कहा जाता है इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ताम्रवर्ती नगरी किसे कहा जाता है, ठीक है ना। अगर जननी की बात, ताम्रवर्ती जननी कहा जाए तो जननी किसको कहा जाता है, ताम्रवर्ती की जननी तो कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ये ध्यान रखना, यहाँ नगरी की जगह जननी लिखा हो, इस नगरी की जगह क्या लिखा हो, जननी, तो वो वहां पे क्या आ जाएगा, आपका गणेश्वर सभ्यता आ जाएगा, ठीक है ना। इसने पूछा आहट सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है, इसके उत्खनन से संबंधित रहे हैं कौन कौन रहे, अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल भी रहे हैं, आपको मैंने बता दिया, और एचडी सांकलिया, ये तीनों के तीनों ही रहे हैं। उपयुक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 24। अकबर द्वारा राणा प्रताप को देखो भाई समझाने के लिए भेजे गए दूत। आपको पता है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो सबसे पहले अकबर ने सोचा कि इससे बात करके भी युद्ध को टाल सकते हैं अपने। तो सबसे पहले अकबर ने क्या किया, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूत भेजे थे। आपको एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ, देखो जमा भट्टो, ये याद रखना फॉर्मूला भाई। ये 4 दूत भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए। देखो सबसे पहले किसे भेजा था, जलाल खां को, नंबर 2 पर मान सिंह को, नंबर 3 भगवंत दास को, और नंबर 4 टोडरमल को। ये 4 दूत भेजे थे भी। क्रम वाइज भी याद रखना कि सबसे पहले किसे भेजा, और अंत में इसने पूछा कि अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए दूत कौन कौन से थे। जलाल खां इसमें आया हुआ है, आपको बता दिया, मान सिंह भी था, भगवंत दास भी था। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी राइट हैं। और एक और टोडरमल रह गया, टोडरमल भी इसमें था। 4 दूत भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 25। हल्दी घाटी युद्ध की योजना किस दुर्ग में बनी थी।
जब आपको पता है कि 4 दूत अकबर ने भेजे थे महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, परंतु जो महाराणा प्रताप थे वो नहीं माने, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच में और अकबर की सेना के बीच में। तो ये हल्दी घाटी युद्ध की योजना किस दुर्ग में बनी थी? मैगजीन दुर्ग में। ये ध्यान रखना, राइट आंसर होगा ए। आगे देखो प्रश्न नंबर 26, डूंगरपुर भांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है? डूंगरपुर भांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है? वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है भी डूंगरपुर और भांसवाड़ा के प्राचीन नाम को। आगे देखो प्रश्न नंबर 27, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आने के 100% चांस है इसके। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में हुआ था अभी, ठीक है ना। किस किस के बीच में हुआ था ये ध्यान रखना, शेरशाह सूरी और किसके बीच में हुआ था? मालदेव के बीच में, ठीक है ना। अब ये गिरी सुमेल के युद्ध कब हुआ था? 1544 में, ये ध्यान रखना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। आगे देखो प्रश्न नंबर 28, आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप रीट का एग्जाम दो चाहे कोई भी एग्जाम दो। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले पशु परिचर वाले ही देखें इस वीडियो को, आगे भी अपने दोस्तों को शेयर करें और लास्ट तक क्वेश्चनों को देखें। इसमें प्रीवियस के क्वेश्चन भी डाले गए जो बड़े बड़े एग्जामों में भी आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 28वां क्वेश्चन क्या है? हशमत वाला राजा शासक के नाम से कौन जाना था? हशमत वाला शासक यानी कि कौन था? हशमत वाला शासक कौन था? मालदेव। मालदेव को क्या कहा जाता था? हशमत वाला शासक। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म बताना है भाई आपने, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? ये इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। परंतु जन्म के बारे में मैं आपको बताता हूँ, परंतु आपने राज्याभिषेक बताना है भी, ठीक है ना। राज्याभिषेक कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। जन्म मैं आपको बताता हूँ, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था जन्म। परंतु आपने राज्याभिषेक के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, ठीक है। आगे अंतिम प्रश्न देखो इस वीडियो का, सारे क्वेश्चन आपने हल करके देखने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने आंसर राइट आए हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अगर कोई गलत प्रश्न आपका आ रहा है तो उस वीडियो को देखें आप और समझ कर जाएं प्रश्नों को। अंतिम प्रश्न क्या है? हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता था? हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान की बात कर रहे हैं, सभी को पता है हिंदू सुल्तान के नाम से कौन जाना जाता था? महाराणा कुंभा। ये ध्यान रखना भाई, हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता था महाराणा कुंभा। तो इसी प्रकार से ये वीडियो हमारी पूरी हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर, ये ध्यान रखना भी, इसे क्या करना है आपने? लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है और कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उन सभी को लाभ मिले जो आपको लाभ मिलेगा। जो आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम एक वीडियो और नेक्स्ट दिन, जब तक पशु परिचर का एग्जाम नहीं हो जाता, अभी भी 6-7 दिन पड़े हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन भी लेके आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर और लाइक करें और धन्यवाद।